तो पहले जरा समझ लें थ्योरी कहना क्या चाह रही है। बेसिकली ये थ्योरी रिलेटेड है मनी की वैल्यूज से, ठीक है। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ये एक प्रोफेसर थे बेटा, प्रोफेसर इरविंग फिशर एंड एडम स्मिथ, इन लोगों ने ये थ्योरी लिखी थी। इन्होंने कहा वैल्यू ऑफ मनी को अगर आपने जानना है कि पैसे की वैल्यू क्या है, तो वो मनी की सप्लाई से रिलेटेड है, मनी की क्वांटिटी से रिलेटेड। सप्लाई ऑफ मनी और क्वांटिटी ऑफ मनी को अगर मैं एक ही बोलूं, तो सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगी देश में तो क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ जाएगी। मानते हैं आप? तो इन साहब का कहना था कि जैसे ही आप क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ाएंगे देश में, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाएंगे, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने से क्या होगा, प्राइस लेवल बढ़ जाएगा। जितना क्वांटिटी बढ़ाएंगे उतना प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, और उसके बिल्कुल उल्ट उसकी वैल्यू ऑफ मनी घट जाएगी। दो बातें कही इन्होंने कहा सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाइए। मान लीजिए सप्लाई ऑफ मनी आपने डबल कर दी। अगर आपने सप्लाई ऑफ मनी डबल कर दी तो ये कह रहे हैं कि प्राइस लेवल डबल हो जाएंगे। दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। अगर आप यहां देखें, यहां लिखा भी है हमने, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द चेंज इन सप्लाई, व्हाट, प्राइस लेवल। वेयर एज जो हमारा वैल्यू ऑफ मनी है वो इनवर्सली रिलेटेड टू द क्वांटिटी ऑफ मनी। एक थोड़ा एग्जांपल लेके चले। मान लीजिए देश में आपने सप्लाई ऑफ मनी डबल कर दी, तो ये कह रहे हैं प्राइसेस डबल हो जाएंगे, वैल्यू ऑफ मनी इनवर्स प्रोपोर्शनेटली चेंज होगी, यानी बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोपोर्शनेटली उतनी ही चेंज होगी। तो अगर क्वांटिटी ऑफ मनी डबल हुई है, प्राइसेस डबल हुए हैं, तो वैल्यू ऑफ मनी हाफ हो जाएगी। यानी जो चीज 100 रुपए में खरीद सकते थे, अब वो चीज आप 200 रुपए में खरीद, कीपिंग अदर थिंग्स एज कांस्टेंट। तो इरविंग फिशर मेन जो इसको बाद में डेवलप करने वाले थे वो थे इरविंग फिशर। तो उन्होंने कहा साहब दिस इज व्हाट वी फील एंड दैट इज नेम्ड एज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो इसके इम्प्लीकेशंस, इसके अजम्पशंस, वो हम सब अभी इसको पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको जान समझ में आ गई थ्योरी की, बेस समझ में आ गया, थ्योरी की आत्मा क्या कह रही है कि भैया अगर आप क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ाओगे तो प्राइस लेवल बढ़ जाएंगे और वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ाने से होता क्या है, लोगों की जेब में पैसा जब आता है तो परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, और परचेजिंग पावर बढ़ने से फिर वो ज्यादा चीजों की डिमांड करते हैं, ज्यादा चीजों की डिमांड करते हैं तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं। अब प्राइसेस जब बढ़ जाते हैं तो जाहिर है उस पैसे की वैल्यू घट जाती है। लास्ट टाइम हमने वैल्यू पढ़ी थी, दो तरह की वैल्यू, इंटरनल वैल्यू देश के अंदर, एक्सटर्नल वैल्यू देश के बाहर। मगर दोनों ही वैल्यू क्या समझाती हैं कि आप उस पैसे से खरीद क्या सकते हैं, दैट इज वैल्यू ऑफ मनी। तो जब प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो वैल्यू ऑफ मनी घटेगी, हाँ या नहीं? सो डू यू गेट माई पॉइंट? ये समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? करेक्ट। इसी के अगर क्वांटिटी घटा दी तो उल्टा हो जाएगा, प्राइसेस घट जाएंगे, वैल्यू बढ़ जाएगी। यार एक बात ये ना, हमेशा ये सिर्फ मनी ही क्यों, कि आप किसी भी चीज के बारे में सोचिए, जिस चीज की कमी होती है ना उसकी कदर बहुत होती है, नहीं? और जिस चीज की बहुतायत होती है उसकी कदर नहीं होती। सब पे तो नहीं होता, आई एम श्योर, कुछ चीजें इसकी एक्सेप्शंस भी हैं। लेकिन अब जैसे मैं आपसे बात कहूं, मेरे पास या आपके पास एक गाड़ी है, पहली गाड़ी खरीदी है, आप बहुत उसका ध्यान रखते हैं, सफाई वफाई, टायर तक साफ करते हैं। जब एक के बाद 2 या 3 हो जाती हैं तो बेचारा कोई आ जाए साफ करने तो आ जाए, वरना वो गरीब आदमी गाड़ी साफ नहीं कर सकता। इट हैपन्स, नहीं? क्यों मिर्जा साहब, जब पहली गर्लफ्रेंड बनी आपकी तो कितनी तहजीब से आप उनसे बात करते थे, जहां वो बोलती थी वहां पहुंच जाते थे टाइम से। अब दूसरी तीसरी में तो अब थोड़ा समय बदल गया है, नहीं? अच्छा आ जाऊंगा। क्वांटिटी घटा दे पैसे की तो फिर उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो डॉलर के एकदम से ऐसा हो जाए। देखिए एक्सटर्नल वैल्यू और इंटरनल वैल्यू दो चीजें हैं, और ये दोनों चीजें अलग अलग तरह से चेंज होंगी, ठीक है? अगर आप अपनी सप्लाई बढ़ाएंगे तो देश में बढ़ाएंगे, डॉलर की वैल्यू चेंज करने के लिए आपको इंटरनेशनली सप्लाई चेंज करनी पड़ेगी मनी की। वो चेंज करना हमेशा आपके हाथ में नहीं है ना। अब आपने फॉर एग्जांपल इंटरनेशनली आप चाहते हैं रुपया खत्म हो जाए, हमारे रुपए की कमी पड़ जाए, वो कम पड़ेगी जब आप लोगों को रुपया देंगे नहीं। अब लोगों को रुपया देना है क्योंकि आपने बाहर से बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करनी है, तो गुजारा चल ही नहीं रहा है।
यहां तक कि हमें राशन भी इंपोर्ट करना पड़ता है, कई हद तक ग्रोसरी इंपोर्ट करनी पड़ती है, तो क्या करेंगे आप? इट्स नॉट दैट इजी। आप एक्सटर्नल वैल्यू को अगर आप डॉलर के मुकाबले चेंज करना चाह रहे हैं तो देन इट इज इंटरनेशनल मार्केट, इट इज नॉट नेशनल मार्केट। थ्योरी तो ये दोनों पे चलेगी, लेकिन वहां पे हम इतना इजीली इसको इम्प्लाई नहीं करते। इंटरनली भी इसको इतना इजीली इम्प्लाई करना आसान नहीं है। हम जो किताबों की बातें कमरे के अंदर करते हैं वो एक्चुअल लाइफ में बहुत डिफरेंट होती है। हम कभी कभी सोचते हैं कि हम उसको मना लेंगे, उससे दोस्ती कर लेंगे, उससे एक्चुअल लाइफ में ऐसा होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। सो थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट अदरवाइज, है ना। हम सोचते हैं कि अब बस ये, अब नौकरी ये करा, उसके बाद सीएस हो गया, उसके बाद ये नौकरी, उसके बाद ये, उसके बाद ये हम सोच रहे हैं। बट जब हम इसको इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो थिंग्स आर डिफिकल्ट, थिंग्स आर डिफरेंट। हाँ या नहीं? अरविंद केजरीवाल जब चीफ मिनिस्टर बना तो उसने ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर, ही वांटेड टू डू, ही वांट्स टू डू। मैं मानता हूं कि शायद वो करना चाहते भी हैं वो भाई साहब, मगर हो तो नहीं रहा, बिकॉज थिंग्स आर डिफिकल्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। थिंग्स आर डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है। मतलब अब आई गिव यू एन एग्जांपल। हमारी कॉलोनी में एक ड्रेनेज पाइप खराब हो गई, बहुत साल पुरानी थी, वो डेड हो गई। नाउ इट हैज टू बी चेंज्ड। We as RWA went to Commissioner of MCD. He said, I'm okay, I'm ready to do it, but we don't have money. Now what to do? What should we say to him? कि पैसा कहां से लाओ? हम ज्यादा से ज्यादा यही तो कह सकते हैं, सर प्लीज डू समथिंग, ट्राई टू फिगर आउट कि कहीं और किसी बजट से थोड़ा सा निकाल के आप यहां लगाएं। But then he also has to economize things, ना? So then he has to prioritize कि boss this thing first and then this thing and then this thing. So when it comes to country, तो आप फिर प्रायोरिटी करने लग जाते हैं, तो फिर वो इकोनॉमिक्स जो है then that is kept aside and then we do things differently. So ये जो भी हम theories पढ़ते हैं ना, so they are good to understand, good to learn, but actual implementation there are some practical difficulties which we need to face. Got it? Is that okay? All right. इरविंग फिशर ने जब ये थ्योरी समझाई, ये थ्योरी क्या थी? क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की क्वांटिटी बढ़ाइए, वैल्यू घट जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगी। इरविंग फिशर ने इसको समझाने के लिए एक इक्वेशन बना दी। इस इक्वेशन में एक तरफ आपका सप्लाई ऑफ मनी रख दिया, ये सप्लाई है, एक तरफ डिमांड ऑफ मनी रख दिया। एमवी सप्लाई क्यों है? एम तो हो गया बेटा टोटल मनी जितना है आपके पास, जो आपने M1, M2, M3 के तरह भी पढ़ा था। इसको अगर मैं वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी मनी सप्लाई आ जाएगी। सर ये वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर मनी सर्कुलेट्स इन एन इकोनॉमी। मैं एक सिंपल उदाहरण से समझाता हूं। हमारे पास सुबह सुबह हमने अपने घर से 100 रुपए का नोट निकाला, मैंने किसी को दिया, ऑटो वाले को दिया, ऑटो वाले के पास पहुंच गया 100 रुपए, अब मनी उसकी है। ऑटो वाले ने कहीं कुछ अपने घर के लिए ग्रोसरी खरीदनी थी, उसी दिन उसने वो 100 रुपया किसी को दे दिया, सब्जी वाले को। सब्जी वाले ने पीछे मंडी में दे दिया, मंडी वाले ने अपने लेबर को दे दिया। एक दिन में वो 100 रुपया करीबन 5 हाथ चेंज कर गए, तो दिन में 500 रुपए की सप्लाई क्रिएट कर, है ना। देश में तो 500 रुपए आ गए ना, हाँ या नहीं? आपने वो भी पढ़ा था क्रिएशन ऑफ मनी, क्रेडिट क्रिएशन, वो बैंक के थ्रू था, मगर ये इकोनॉमी में वैसे ही घूम रहा करता है। वो तो बैंक था बीच में, यहाँ बैंक नहीं। वही 100 रुपया जितने हाथों में जाएगा उनकी सबकी कमाई होगी, उन सबके पास मनी सप्लाई गिनी जाएगी। मेरे पास है तो मेरे 100 रुपए हैं, आपको दे दूंगा आपके हो जाएंगे, या आपको दे देंगे आपके हो जाएंगे। तो वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ मनी इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द वेलोसिटी। जितनी बार वो हाथ चेंज करेगा उतनी बार वो सप्लाई क्रिएट करेगा। सो एमवी इज मनी सप्लाई। और पीटी, पी माने प्राइस, और टी माने टोटल आउटपुट। मान लीजिए देश में टोटल आउटपुट बने हैं, किसी भी कोई एक ही चीज बनती है, मान लीजिए सिर्फ गेहूं बनता है और हमें गेहूं ही चाहिए और कुछ चाहिए नहीं, गेहूं मीन्स व्हीट,
अब वीट का कुछ 10,000 किलो बना है, मैं समझाने के लिए ले रहा हूं सर, और वीट का प्राइस है कुछ लेट्स से 16 रुपए। तो 1,60,000 रुपए की हमें डिमांड है इस वीट की कंजम्पशन को खरीदने के लिए। हमें कितने पैसे चाहिए होंगे? 1,60,000। और वो 1,60,000 सिर्फ मैं नहीं खर्चूंगा, वो ऑटो वाला भी खर्चेगा, ऑटो वाले ने सब्जी वाले को दिया है वो भी खर्चेगा, सब्जी ने मंडी वाले को दिया है, मंडी वाले ने लेबर वाले को दिया है, सब खर्चेंगे। तो मनी सप्लाई सबकी और डिमांड भी सबकी। तो इसने एक इक्वेशन बना दी कि भाई जहां एमवी इज इक्वल टू पीटी हो जाए, जहां सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड ऑफ मनी हो जाए। आप डिमांड किस लिए करोगे? अच्छा हाँ, एक बात मैं और भूल गया, जो मनी की डिमांड होती है आपने शायद कभी पढ़ा नहीं होगा, डिमांड ऑफ मनी जो है वो 3 वजह से होती है। एक ट्रांजैक्शनरी, ट्रांजैक्शनरी कौन सी होती है? जो हम रोजमर्रा सामान खरीदते हैं, जैसे ऑटो वाले को देना, सब्जी वाले को देना, ये ट्रांजैक्शनरी है, ठीक है। एक होता है प्रिकॉशनरी, आप अपने घर में कुछ पैसा रखते हैं भले बुरे टाइम के लिए, अस्पताल जाना पड़े, कोई पुलिस हो, कोई कुछ हो, तो प्रिकॉशनरी मनी। एंड थर्ड इज स्पेक्यूलेटिव, आप पैसे से पैसा बनाने के लिए पैसा रखते हैं। स्पेक्यूलेटिव इज मेकिंग मनी। वैसे तो इसका नाम स्पेक्यूलेशन का हिंदी में मतलब होता है सट्टेबाजी, बट सट्टेबाजी इन द सेंस आप पैसे से पैसा बना रहे हैं। सट्टेबाजी का भी मकसद तो यही होता है, आप जब सट्टा खेलते हैं उसका मकसद क्या होता है? पैसे से पैसा बनाना। मगर देश में आप जब स्पेक्युलेटिव क्या होता है, अब जैसे मैंने पैसा कुछ 10 लाख रुपए का एक प्लॉट ले लिया, फिर वो 12 में बिक गया, फिर 12 का एक ले लिया तो वो 15 में बिक गया, तो मैं पैसे से पैसा बना। तो पैसा 3 तरह से डिमांड होता है, ट्रांजैक्शनरी रोजमर्रा की ट्रांजैक्शंस के लिए, प्रिकॉशनरी जहां आप भले बुरे टाइम के लिए पैसा रखते हैं, और स्पेक्युलेटिव जहां पैसे से पैसा बनाने के लिए। इरविंग फिशर ने कहा है कि हम पैसा सिर्फ इसके लिए यूज करते हैं, ट्रांजैक्शनरी के लिए, हम इन दोनों पर्पस के लिए पैसा यूज नहीं करता, ऐसे इरविंग फिशर ने अज्यूम किया है। इसीलिए डिमांड ऑफ मनी में सिर्फ यहां ट्रांजैक्शंस आई है, यहां टोटल आउटपुट और प्राइस आया है, ना इसमें स्पेकुलेशन आया है, ना ही इसमें आपका प्रिकॉशनरी आया है, वो दोनों की बात नहीं करी। वरना डिमांड ऑफ मनी ये पीटी नहीं होता सर, ठीक है। तो इरविंग फिशर ने माना है कि द मनी इज डिमांडेड ओनली फॉर ट्रांजैक्शनरी पर्पसेस। तो इन्होंने एक इक्वेशन बना दी। अब इस इक्वेशन से अगर आप प्राइस निकालना चाहते हैं तो प्राइस निकालने का तरीका क्या होगा? mv अपॉन टी, ठीक है। फिर इन्होंने आगे क्या किया जरा समझना, इन्होंने इन दो चीजों को कांस्टेंट मान लिया। मान लीजिए देश में मनी सप्लाई हुई है 1 लाख रुपए की, ठीक है। मनी सप्लाई कितनी हुई है? 1 लाख की, वो एम हो गया, ठीक है। वेलोसिटी उसकी 10 बार होती है, और टोटल आउटपुट बना है लेट्स से 20,000 किलो। अब 1 यूनिट का प्राइस निकालिए, 10 लाख डिवाइडेड बाय 20,000, 50 आ गया, 50 रुपए आ गया प्राइस, ये प्राइस निकाल लिया मैंने। अब देखिए एक जादू देखिए, हाँ इसी इक्वेशन में हम क्या करते हैं, इन दिस इक्वेशन हम सिर्फ एक चेंज करते हैं, P इज इक्वल टू, हम ये मनी सप्लाई जो 1 लाख थी इसको 2 लाख कर देते हैं। हमने किसको कांस्टेंट माना है? वेलोसिटी और टोटल आउटपुट को, हाँ या नहीं? ये प्राइस आ गया 100 रुपए। अब जादू देखिए जो इरविंग फिशर साहब कहना चाह रहे, वो कहना चाह रहे थे जैसे सप्लाई बढ़ाइएगा वैसे ही प्राइस बढ़ेगा। सप्लाई किसकी? मनी की। मनी की सप्लाई डबल करिएगा तो प्राइजेस डबल हो जाएंगे। हम हारे हो रहे हैं ना? यही तो जब मैंने थ्योरी आपको शुरू में समझाई, मैंने यही समझाया कि जैसे आपकी मनी सप्लाई बढ़ेगी उसी प्रोपोर्शन में और उसी डायरेक्शन में आपका प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वैल्यू ऑफ मनी।
अब वैल्यू ऑफ मनी तो मैं इसमें नहीं दिखा सकता, मगर कोई भी समझ सकता है कि जो चीज आप 50 रुपए में ले रहे थे वो चीज अब आप 100 रुपए में ले रहे हैं, तो वो 50 रुपए की वैल्यू तो आधी हो ही गई। वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है? जो चीज हम उस पैसे से खरीद सकते हैं वो बताता है कि वैल्यू ऑफ मनी क्या है। तो वैल्यू ऑफ मनी हाफ हो गई यहाँ पर। सो दिस इज व्हाट ही वांटेड टू एक्सप्लेन। आपको इरविंग फिशर की इक्वेशन समझ में आ गई? mv इज इक्वल टू pt। इसमें m का मतलब, v का मतलब, p का मतलब, t का मतलब, चारों का मतलब पता है। फिर मैंने कहा v और t उन्होंने कांस्टेंट माना है, ठीक है। डिमांड फॉर मनी सिर्फ ट्रांजैक्शनली मानी है। तो उन सबको देखते हुए अगर हम इनकी थ्योरी को ही यहाँ पर अप्लाई कर दें तो बड़ी साधारण बात ये समझ में आती है कि साहब जितना आप वैल्यू क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ा देंगे देश में, उतना ही प्राइस भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाएगा। और हम इस बात को अब अग्री करते हैं। डू यू ऑल अग्री? अच्छा, अब इसके बेसिस पे अगर आप अजम्पशंस और ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट था, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइस, मान लिया हमने। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ मनी, ये भी मान लिया हमने। मनी इज अज्यूम्ड टू बी फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस ओनली, ये भी मान लिया हमने। और फिर अजम्पशंस जो हैं इसकी, इन्होंने कहा है अजम्पशंस में, जो अजम्पशंस मैंने अभी आपको इक्वेशन समझाते वक्त, द प्राइस लेवल इज अ पैसिव फैक्टर। प्राइस इज अ पैसिव फैक्टर। ये पैसिव फैक्टर क्या होता है? आपने सुना है एक्टिव स्मोकर एंड पैसिव स्मोकर। अभी इसी कमरे में खाला अगर सिगरेट पीने लगे, आई एम जस्ट अज्यूमिंग, अजम्पशन तुम कुछ भी ले सकते हैं खाला। अब खाला ने अपना सुट्टा उठाया और शुरू, खाला इज अ एक्टिव। कल गए थे सुट्टा पीने। हाँ मुझे पता है, आपने बताया मुझे, बाहर जाके पी थी इसने। तो हम अभी खाला जो है एक्टिव स्मोकर है और हम सब पैसिव स्मोकर। ये पी रही है, फर्क हमें भी पड़ रहा है। तो प्राइस अपने आप चेंज नहीं होगा। प्राइस इज अ पैसिव फैक्टर जो किस पे डिपेंड करेगा? क्वांटिटी ऑफ मनी पर। तो ये पहली अजम्पशन है, दैट प्राइस लेवल इज अ पैसिव फैक्टर नॉट द एक्टिव फैक्टर। एक्टिव फैक्टर इज क्वांटिटी ऑफ मनी, ठीक है। दूसरा, द थ्योरी अज्यूम्स दैट टी एंड वी रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मान दिया हमने, अभी मान दिया, तुम कहो और हमने मान, है ना। एक ने कही, दूसरे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। तो हम ज्ञानी है, इरविंग फिशर भी ज्ञानी, हम भी ज्ञानी। हम इसमें जिद करें क्या फायदा? लड़ झगड़ के कोई फायदा है नहीं, ये सब बकवास है। एक्चुअल लाइफ में वेलोसिटी सेम रह नहीं सकती, एक्चुअल लाइफ में टोटल आउटपुट सेम रह नहीं सकता, मगर हमने मानना है क्योंकि साहब ने कहा, झगड़ा करके करेंगे। Then the theory assumes that the ratio of bank money to the legal tender money remains constant. इसकी अभी आपको फिलहाल मैं समझता हूँ इस assumption की अभी कोई खास जरूरत नहीं है। यहाँ तक थ्योरी आप सबको समझ में आ रही है बेटा? सर एक बार लास्ट पॉइंट पे स्क्रॉल डाउन करना। हाँ बेटा देखिए, बेटा देखिए, मैं आऊंगा अभी उस पर, 2 मिनट रुक जाए। पहला क्रिटिसिज्म है द थ्योरी इज बेस्ड ऑन अनरियल assumptions। ये तो हमने पहले ही बोल दिया था कि टोटल आउटपुट कैसे कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी कैसे कांस्टेंट रहेगी। इसने कहा दूसरा, हमने इसकी बुराई करी कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट है, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके उन्होंने हमें दिखा दिया कि हाँ भाई देखो, प्राइस जो है वो मनी सप्लाई के चेंज होने से डबल हो जाएगा या हाफ हो जाएगा। बट क्यों होगा, कैसे होगा, क्या ऐसा होगा कि प्राइस डबल हो जाए? मैथमेटिकली कर लो। देश में सप्लाई बढ़ा के देखो, प्राइसेस डबल होते हैं। उसमें तो बहुत सारे फैक्टर्स होंगे ना। मान लो इधर से आपने मनी सप्लाई बढ़ा दी, उधर से सप्लाई भी बढ़ गई चीजों की। जब आप मनी सप्लाई बढ़ाते हैं तो परचेजिंग पावर बढ़ती है, परचेजिंग पावर से प्राइसेस बढ़ सकते हैं, मान लिया। मगर उधर से लोग, जो चीजें बन रही हैं, जिन चीजों पे लोगों ने पैसा खर्चना है, वो चीजें भी बढ़ जाएंगी। तो बेचने वाला प्राइस कम करने को तैयार है ना। अगर आप खरीदने वाले ज्यादा पैसे देने को तैयार हो क्योंकि आपकी जेब में अचानक से पैसा आ गया, तो बेचने वाला क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो गई है, सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई है, तो वो कहता है मैं पैसा कम करने को तैयार हूं क्योंकि मुझे तो अपना सामान बेचना है किसी का। सो ही इज विलिंग टू डू दैट। तो अब कैसे प्राइसेस बढ़े? तो आपने वो प्रोसेस नहीं समझाया, आपने सिर्फ एक इक्वेशन रख दी और आपने कहा ये ठीक है और हमने मान दी, क्योंकि लड़ाई का तो हमारे पास समय है भी नहीं। Then it is assumed that money is demanded only for transaction purpose. ये भी गलत है। Then it is the concept of full employment is a myth. ये full employment सर कहां से आ गई? आपने तो ऐसी कोई बात ही नहीं करी। आपने तो क्वांटिटी ऑफ मनी में मनी सप्लाई और प्राइस की बात करी।
मैंने अभी इससे जस्ट पहले एक पॉइंट कहा कि आपने इधर से क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ाई और उधर से सप्लाई बढ़ गई, तो चीजों की सप्लाई बढ़ गई तो। लेकिन यहां पर इन्होंने, राइटर साहब ने क्या माना है कि देश में ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट है, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट नहीं बढ़ सकता। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है क्या होता है, जितने रिसोर्सेज हैं देश में वो सारे फुली एम्प्लॉयड है। अब और पॉसिबिलिटी नहीं है हम आउटपुट को बढ़ा सकें, क्योंकि आउटपुट बढ़ाने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, रिसोर्सेज हमारे पास हैं। तो क्वांटिटी, आप जो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है वो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि हम ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पर हैं। तो इन्होंने कहा कि फुल एम्प्लॉयमेंट आपने अज्यूम कर लिया, फुल एम्प्लॉयमेंट कभी भी किसी देश में होता नहीं। हर देश में कुछ ना कुछ लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा होता ही है, एंड दैट इज वेरी नेचुरल। ऐसा नहीं है कि बहुत जो डेवलप कंट्रीज है उनके यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट वहां भी। देन प्राइस, इवन एट फुल एम्प्लॉयमेंट कंट्री कैन इंक्रीज द आउटपुट। दूसरा, फिर हमने इसकी बुराई करी कि अच्छा चलो आपने मान लिया कि फुल एम्प्लॉयमेंट है, पूरे रिसोर्सेज एम्प्लॉयड हैं, फिर भी तो आउटपुट बढ़ सकता है। हो सकता है हमने कोई टेक्नोलॉजी नहीं ले आए। आपने कहा सारे रिसोर्सेज एम्प्लॉयड, सारे रिसोर्सेज में आता है लैंड, लेबर, कैपिटल। अब लैंड सारी ऑलरेडी एम्प्लॉयड है, आपके पास और लैंड नहीं है जिससे आप गेहूं और उगा सकें। हो सकता है हम ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे सीड्स ले आए कि उसी लैंड में हम ज्यादा गेहूं उगा लें। ऐसा तो हो सकता है ना, पॉसिबल है ना। और आपके पास लैंड नहीं है कि आप इस पे सड़क, ब्रिज और ये बनाएं। आप दिल्ली में देखो क्या हाल है, एक अंडरपास जा रहा है, आश्रम में मैंने देखा अंडरपास जा रहा है जो भी नया बन रहा है। अंडरपास के ऊपर मेट्रो जा रही है, अभी वो भी सड़क से नीचे, फिर सड़क है, फिर सड़क के ऊपर एक ब्रिज जा रहा है, एक ही जगह पर 4 लेयर्स हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करने तो उसी जमीन पे हम फिर ज्यादा यूटिलाइजेशन करेंगे। तो फुल एम्प्लॉयमेंट हो भी चुका है तब भी हम आउटपुट बढ़ा लेंगे। आपने तो कहा नहीं बढ़ा सकते। लास्ट, प्राइस लेवल इज नॉट अ पैसिव फैक्टर। प्राइस लेवल, आपने कहा कि मनी सप्लाई चेंज होगी तो प्राइस लेवल चेंज होगा। प्राइस लेवल वैसे भी तो चेंज हो सकता है, और भी तो कई फैक्टर हो सकते हैं प्राइस बढ़ने के, हो सकते हैं ना प्राइस बढ़ने के, और भी तो कहीं सप्लाई शॉर्ट होगी। अब जैसे आजकल चल रहा है, कोविड के टाइम पर चीजों की सप्लाई कम है। मैंने आपको कारों का उदाहरण दिया था, हर कार 1-2 लाख रुपए महंगी हो चुकी है। क्यों? क्योंकि पीछे से प्रोडक्शन नहीं हुई। अब प्रोडक्शन नहीं हुई तो हर कार की इस वक्त वेटिंग, कोई भी कार बुक कराइए 6-8 महीने से कम आपको पहले कार नहीं देने वाला कोई कंपनी वाला। अब आप सोचिए, जहां आप जा रहे हैं कार लेने और वो कह रहा है 6 महीने वेटिंग, तो आप देने को तैयार है, यार मेरे से 20-50 हजार फालतू ले ले यार। जहां मैं 10-15 लाख रुपए की गाड़ी लेने जा रहा हूं तो मैं घबराऊंगा नहीं। अगर मैं शौकिया आदमी हूं, मैं कहूंगा यार ले ले यार 20-50 हजार, मेरे को पहले गाड़ी दे दे। अब जब कंपनी को पता चल रहा है कि लोग यार देने को तैयार हैं, तो हमने कहा प्राइस ही बढ़ा दो ना, प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो प्राइसेस सिर्फ मनी सप्लाई की वजह से बढ़ेंगे जरूरी नहीं। तो अभी जैसे हमने कहा कि खाला यहां स्मोक करेगी और हम सारे पैसिव स्मोकर होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। हम सब भी तो स्मोक कर ही सकते हैं, नहीं। सो प्राइस इज नॉट द ओनली पैसिव फैक्टर। हैव यू अंडरस्टूड? समझ आ रही है बात? पूरी क्वांटिटी ऑफ थ्योरी ऑफ मनी बाय इरविंग फिशर।